दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो आईटी सेक्टर की एक बहुत ही पुरानी और दिग्गज कंपनी है। यह अपने 52 वीक हाई से लगभग 40% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। और इस वीडियो में हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम उसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से क्या कहता है। तो वह स्टॉक है सीके बिरला ग्रुप समूह की कंपनी बिरला सॉफ्ट। यह स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न पे अभी काम चल रही है। तो इसका हम क्वार्टर फाइनेंशियल भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा फंडामेंट एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा अपडेटेड वीडियोस मिलता रहे और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे में क्या चल रहा है, इसका रिसेंट न्यूज क्या है, कितना करेक्ट हो रहा है, इस पे चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। अगर अभी तक आप लोग ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चाहें तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस स्टॉक में क्या चल रहा है। और अ, तो अगर हम बिरला सॉफ्ट अगर हम जी तो अगर हम बिरला सॉफ्ट लिमिटेड से ये रजिस्टर्ड है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और बेसिकली ये आईटी सेक्टर में काम करती है। यह इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो डिजिटल एंड क्लाउड पे काम करती है। डेटा एनालिटिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे काम करती है और ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सर्विसेज। तो ये इसके चार कोर बिजनेस हैं और डिफरेंट डाइवर्सिफाइड इसके क्लाइंट भी हैं। ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये कंपनी जो बिरला ग्रुप से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ इसका काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर काफ़ी नॉन स्टॉक है। अब अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो बिरला सॉफ्ट की मार्केट कैप जो है लगभग 15,216 करोड़ रुपीस का है और अभी जो करंट ट्रेड कर रहा है वो 550 पे ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू जो है वो लगभग 118 रुपीस का है। आरओसी जो है वो 29.8% है, जबकि आरओई जो है वो 22.5%। और अगर स्टॉक की पी की बात करें तो ये 24.6 के पी पे अभी उपलब्ध है। ये हाई लगा चुका है 862। अभी लो जो है वो ये 547 का लगा चुका है। डिविडेंड यील्ड 1.18% का देता है और इसका फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज का है। तो अगर हम अभी चार्ट 1 ईयर का चार्ट देखें डेली कैंडल पे तो यहाँ पे ये लगभग 850 के अराउंड जाके ये करेक्ट होके अभी लगभग 550 40% से ज़्यादा का ये ऑलरेडी करेक्शन दे चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो ऑलरेडी ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न को और क्या पैटर्न बन रहा है उसका हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं तो ये जो कंटिन्यूअसली लंबे समय से एक बियरिश वो में है, ट्रेंड में है। अगर हम बात करें कि 50 डेज मूविंग एवरेज से भी ये नीचे चल रहा है और 200 मूविंग डेज एवरेज से भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है पिछले 1 साल से, नहीं मतलब अभी के समय में। तो अगर हम इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में है ये कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 18.2% CAGR के हिसाब से लास्ट 5 ईयर में इसने अपना
प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये डिविडेंड पे आउट भी करता है लगभग 28.3% का। उसकी बात करें तो कौन्स में इसके कुछ भी नहीं है। इसके पीयर्स कंपनी की बात करें तो जहां ओरेकल फाइनेंस की जो पी वैल्यू है वो 37.87 है। कोफोर्ज की बात करें तो 64.53 है। पीवी फिनटेक की बात करें तो वो 757 की पी पे भी अवेलेबल है। टाटा एलेक्सी की बात करें तो वो 53.54 के पी पे अवेलेबल है। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो 63.10 के पी पे है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका अगर पी वैल्यू देखा जाए तो ये काफ़ी रिजनेबल वैल्यू पे अभी अवेलेबल है। अगर हम इसकी क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो सेल्स इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जहां सितंबर 23 में इसका क्वार्टरली सेल्स जो था वो 1310 रुपीज का था, करोड़ रुपीज का था। वहीं सितंबर 2024 के क्वार्टर में 1368 करोड़ रुपीज का हो गया। साथ ही साथ इसका अगर हम दिसंबर के क्वार्टर का अगर सेल्स की बात करें तो 1343 करोड़ का था। मार्च 2024 के क्वार्टर में यह 1368 करोड़ रुपए 63 करोड़ रुपए इसका था, हो गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है ग्रोथ इसमें, बट हाँ ग्रोथ हो रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2023 में ये 207 करोड़ का था, वहीं सितंबर 2024 में 165 करोड़ का है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बड़ा डीप आया है। और चूंकि अभी आईटी सेक्टर की सारी ही कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं, क्योंकि यूएस वगैरह में अभी इलेक्शन का भी समय चल रहा है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इनके थे और साथ ही साथ मंदी का भी एक खतरा था, तो जो भी इनके प्रोजेक्ट हैं वो थोड़ा स्लो हो गए, जिसके कारण से इनके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ ये सेल्स पे भी असर पड़ रहा है, इनके सेल्स पे भी असर पड़ रहा है। अगर हम इनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जहां सितंबर में 2023 में ये 196 करोड़ रुपए था, वहीं आज सितंबर 2000 में 170 करोड़ रुपए है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर में 145 करोड़ था, जबकि सितंबर 2024 में 128 करोड़ रुपए का है। तो लगभग थोड़ा नेट प्रॉफिट में उतना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, बट हाँ डाउन तो आया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जहाँ सितंबर में ये अर्निंग पर शेयर 5.27% 5.27 था, वहीं सितंबर 2024 में ये 4.61 का हो गया है। तो मीन्स ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट में डिप आया है तो अर्निंग पर शेयर में भी डिप आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी करंट सिनारियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इतनी बुरी नहीं है, बट हाँ एक खतरा तो है, जिसके कारण से ही ये 800 850 के का शेयर अभी जो है 550 के राउंड में मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर ऊपर सीधा स्ट्रेट नहीं जाता। अगर ऊपर भी जाता है तो वो एक करेक्शन के बाद ही जाता है, और ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास जहाँ सितंबर 2023 में 40.97% था, वहीं से सितंबर में 40.86% रह गया। ये लगभग थोड़ा सा इसमें डिप आया है। एफआईआईज ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है। सितंबर में जहाँ 17.57% था, वहीं अभी 11.71% है। डीआईआईज ने इसमें अपना स्टैक इंक्रीज किया है। जहाँ 22.40% था, वहीं अब 24.26% का रह गया है। अगर हम पब्लिक पैटर्न की बात करें तो जहाँ 19.03 था, वहीं अब 23.15 रह गया हो गया है। तो मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। अदर्स की बात करें तो सितंबर में जहाँ 0.04 था, वहीं अभी 0.01% रह गया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इसमें इंक्रीज हुए हैं सितंबर से अभी तक में। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये स्टॉक इसका थोड़ा फंडामेंटल सेल्स में डिप नहीं आया है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा डिप आया है। और सेल्स ग्रोथ उतनी उस हिसाब से नहीं हो रही है, हालांकि बढ़ा है लास्ट क्वार्टर जून 24 में जहाँ 1327 करोड़ का सेल्स था, वहीं 1368 करोड़ रुपए हो गया। लगभग 21 करोड़ का 41 करोड़ का लगभग बढ़ा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़ा है लास्ट क्वार्टर से, लेकिन इसका वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा डाउन है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में अभी जो देखा है ये 550 का के राउंड में इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो लगभग 13 मई 2024 को भी इस लेवल को टच कर किया था लगभग, और वहां से इसको एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड में चला गया था, और 550 ये 585 से ये लगभग 749 पे गया, तो लगभग टू 200 का पॉइंट रुपीज का इसमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर से इसमें करेक्शन आया जो 566 पे आया, और फिर से इसको एक वो मिला है। तो इसको मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अभी बेयरिश ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ देख करना चाहें, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 550 60 के रेंज में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, और अगर ये लगभग इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस कर देता है, अगर हमें शॉर्ट टर्म के नज़रिए से लेना है, तब तो अभी इस स्टॉक में बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लेना है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि 25% इस प्राइस पे 550 से 560 के बीच में अगर स्टॉक मिलता है तो आप 25% ले सकते हैं। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, और ये अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन पे देखें, तो अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो हम क्यूमुलेटिव वे में उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, फिर 25%, 50% और 25%। अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जब मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाएगा, 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज से अगर ऊपर क्रॉस करता है, तब उस समय हम एक एंट्री ले सकते हैं, और उस पर ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न के हिसाब से। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं यही रिकमेंड कर सकता हूँ, अगेन मेरा कोई ना ये इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मेरा इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक को देखते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और रिजनेबल प्राइस पे अभी मिल रहा है। तो डिप में हमें जितना डिप मिलता है उसमें हम उसमें खरीदारी कर सकते हैं, बट अगेन स्टॉप लॉस हम जरूर लगा कर रखें। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, और या अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें। तो अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाई के लिए कोई इसमें सिग्नल नहीं दिख रहा है। जब तक कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और डे मिनट और डे वाइज चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। हालांकि अभी इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है, लेकिन वो तोड़ के फिर से ये नीचे आ गया है, तो वो भी एक डबल बॉटम का ट्रिपल हेड एंड शोल्डर अगर बनता है तो फिर हम उसमें आगे उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी के हिसाब से अभी इनके वो में हम ये कहेंगे कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। स्टॉक अच्छी है और बार बार मौके नहीं देती है। अगर आप साल भर का नजरिया रखते हैं या 6 महीने का मिनिमम रखते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं इस प्राइस में। तो ये था हमारा वीडियो बिल्डर सॉफ्ट पे। आप लोगों को यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।